फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री। आप सबको वेलकम एमजेएस अकेडमी पे। बेटा, आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिसिटी कमीशन एसएसटी बायो केमिस्ट्री का जून 6 का मेल कैंडिडेट का आज लास्ट पेपर कंडक्ट हुआ, जिसको इंशाल्लाह प्रॉपर ऑल द क्वेश्चंस विद द करेक्ट ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट आपके साथ एज इट हम इंशाल्लाह डिस्कस करवाने जा रहे हैं। एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू आवर स्टूडेंट्स, जिन्होंने बर वक्त क्वेश्चंस को जो है ना वो मेमोराइज किया, कलेक्ट किए और हम तक शेयर किए। तो आप लोगों के साथ एज इट आज के पेपर के मुकम्मल डिस्कशन करवाने वाले हैं। ऑल द पोर्शंस, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पेडागोजी एंड एज वेल एज जीके पोर्शन। काफ़ी हद तक ये पेपर बहुत ही एक्यूरेट पेपर है। फिर भी ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो माफ़ कर दिया करें। आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिल जाए और करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, दैट्स एनफ। ठीक है। बहरहाल फिर भी अगर आपको कहाँ यहाँ पे अगर कोई मॉडिफिकेशन लगती है कि स्टेटमेंट चेंज होने वाली है या ऑप्शन चेंज होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, हिम्मत करके ज़रूर लिखें वहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एंड आप सबको वेलकम। और फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होप फॉर द बेस्ट ईद के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक तक शेड्यूल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो पेपर्स भी आपके जोन वाइज आपको हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस पे ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ जॉब से रिलेटेड हर किस्म की अपडेट पर वक्त आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे मिलती है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल एमजेएस एकेडमी का लिंक गिवन है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन, जो कि टिपिकल पोर्शन था, मतलब कंसेप्चुअल टाइप का था, जो कि केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम बार बार क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस करवाते रहें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन जो है, दिस ऑक्सीडेशन कब होती है? जब आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन देते हैं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, या आप कह लें डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन 3d6, ये आपने बतानी थी। तो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 3d6 है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। यानी कि अगर हम इसके न्यूट्रल एटम की बात करें तो ये होता है आर्गॉन, ठीक है, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। फिर उसके बाद 4s2 होता था और 3d, यहाँ पे देखें 27 है, तो 18 और 2 20 और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन डी में आने चाहिए। लेकिन क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट CO3+ दी गई है, मीन 3 इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी से निकलेगा। तो उसके बाद जो है आपके पास डी के अंदर जो है 3d में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दिस इज द करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+। दिस वाज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन था बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। तो अल्कलाइन अर्थ वाटर के जो सल्फेट्स होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो उनकी हाइड्रेशन पावर है, हाइड्रेशन एनर्जी है, वो लो होती जाती है एज कम्पेयर टू दी लेटेस्ट एनर्जी। मीन लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर होती है, डोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे आपका हाई लेटेस्ट एनर्जी एज वेल एज लो हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए बोथ ए एंड सी। तो ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लें, बोथ ए एंड सी इज दी करेक्ट आंसर है। विच हैज़ द लीस्ट एटॉमिक नंबर। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन उन्होंने दिया है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉट द फेमस एलिमेंट्स जिनको एटॉमिक नंबर हर किसी को याद हो, इवन के टीचर्स को भी शायद याद ना हो, मुझे भी याद नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए उनको, ठीक है। बहरहाल जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे देखें तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है। कौन सा आंसर है? 40 एटॉमिक नंबर है। जबकि ओस्मियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 76 है। जबकि रुथियम का जो रुथीनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 44 है और प्लाटिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 78 होता है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास जिरकोनियम एलिमेंट का मौजूद है। तो यहाँ पे एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ओजोन है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बायो वालों को भी करना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें फार्मूला हमने पढ़ रखा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस होता है। तो हमने मैस फाइंड आउट करना है, तो मैस इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल 0.5 है, मल्टीप्लाई मोलर मास ओजोन है तो एक ऑक्सीजन के 16 होता है, 16 3 48, तो 48 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ नंबर बनेगा, जो कि कितना बनेगा 24 इज योर करेक्ट आंसर है, एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल था, इसकी सोल्यूशन के अंदर बार बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं, इवन के एफपीएससी के जो एग्जाम है फेडरल पब्लिक कमीशन में, उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पास पेपर जब सॉल्व करते हैं तो वहां से आपको क्वेश्चन का पता चलता है कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी पूछी गई है 0.05 मोलर सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड की। तो नॉर्मेलिटी का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन या वैलेंसी। ठीक है, ये है। अब मोलैरिटी इसकी है 0.04 है, जबकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन जो है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयन है, जो क्या हो सकते हैं 2 हाइड्रोजन आयन सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट कर सकता है आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल आयन है, तो 2 फैक्टर को आपने इसको मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर आपका 0.08 नॉर्मल आपका आंसर आना चाहिए। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर अल्फा। डुअल नेचर ऑफ कंसेप्ट वो पार्टिकल या एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, तो ये आपका जो है ना वो डी ब्रोगले ने ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल दी थी, डी ब्रोगली इक्वेशन उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने देखना होता है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपने चेक कर लेना है कि क्या उसमें कोई लॉन पेयर तो नहीं है। जितने लॉन पेयर आते जाएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाएगा। जबकि NH3 के केस में देखें ये sp3 है, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर की वजह से जो है इसका बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज होकर 107 तक आ जाता है। इस तरह PCl3 देखें तो इसका फर्दर एंगल डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा और कम हो जाता है 107 से। इसी तरह SCl2 में देखें, इसमें 2 लॉन पेयर हैं, ठीक है, 2 लॉन पेयर के वजह से बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो अमोनियम आयन है दिस इज दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्योर टेट्राहेड्रल है, और प्योर टेट्राहेड्रल के जो लॉन एंगल होता है वो 109.5 डिग्री जो है आपके पास एंगल होता है 109। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा अमोनियम आयन है NH4+। इस तरह का क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप फिर ऑर्डर देख लें जैसा भी था, ऑप्शन जो भी थे, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है sp में होती है, फिर उसके बाद होती है sp2 में और कम होती है sp3 की जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो ये ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर बनना चाहिए। रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू मीथेन, देखें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ किया गया है अगेन। तो रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि R1/R2 ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू दी M2/M1 मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट दिया गया है। अब क्योंकि रेशो पूछी गई है, ये वाली चीज़ पूछी गई है, तो सिंपल M2 जो है वो आपके पास ये गैस है, M1 आपके पास हीलियम है, M2 मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, जबकि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, 4 4 16, 4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा। तो रेशो जो बनेगी वो आंसर आपका 2 होगा, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी इतना मतलब आप कह लें कि टफ नहीं था, केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल टफ नहीं था, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है पहले इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 को, विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकंड। क्या यूनिट होता है ये अक्सर आपने सुना होगा, विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट या इसको कह लें जी पास्कल सेकंड, इसका यूनिट होता है पास्कल सेकंड। ये ऑप्शन तो बिल्कुल था नहीं, आपने पास्कल लगाया होगा, ये सीधी इनकरेक्ट, पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। अब इसको देखें ज़रा, प्रेशर का यूनिट है तो प्रेशर हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्कल का जो यूनिट है प्रेशर का, पास्कल की जगह पे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखें तो आपका बीटा आंसर बनता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन एक ऑन आना चाहिए था,
ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनना चाहिए था, यहाँ पे आपका -2 लिखा होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। बहरहाल ये वाला ऑप्शन जो था दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 6। तो सोल्यूशन क्या होगा? तो 7 पीएच पे न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। आप 7 से अबव 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक बनेगा, 7 से कम जो है वो आपका एस्टिक बनेगा। दिस इज द एस्टिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सॉल्व करने वाला है। ठीक है, लेकिन इतना कम्प्लेक्स नहीं है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सिंपल कैलकुलेशंस में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। यहाँ पे पीओएच पूछी गई है, पीएच नहीं पूछी गई। पहले हम पीएच फाइंड आउट करेंगे, फिर 25 डिग्री पे जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दी 0.005। यही दिया गया है ना, 0.00, बल्कि 3 जीरो है इसमें, 0.005 है। अब इसको वेरी सिंपल, इसको सबसे आसान तरीके, अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि शायद कैलकुलेटर यूज़ होता है। मेरे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर ना भी यूज़ करें इसको कर सकते हैं। कैसे, मैंने उनको ट्रिक बताए हुए हैं कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, इसका हम लेंगे पीएच निकालेंगे। पीएच इज इक्वल टू दी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये आ चुका है। तो याद रखिएगा, इसका मैंने बहुत ही सिंपल रूल बताया हुआ, कन्फ्यूजन से बचने के लिए नेगेटिव को हमेशा ब्रैकेट के बाहर रख लें। अब आप इसका लॉग लें, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, -4 है। तो ये आंसर है इसका, ये हो गया। अब इसका तरीका कार ये होता है, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो असूल है, रूल है कि आप लॉग जब लेते हैं तो उन अलहदा वैल्यूज का प्लस कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, तो इसको मैं लिख लूँगा log 5। अब क्योंकि ये जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। चले मैं इसको इस तरह समझा देता हूँ, प्लस log, ये बन जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको मैंने इस तरह लिख लिया है। जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब हम इनका लॉग लेते हैं दोनों का अलहदा, तो इसको प्लस करते हैं, अगर डिवाइड हो रही है तो फिर माइनस करते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं फर्दर लेके चलता हूँ, माइनस log 5 का ट्रिक मैंने बताया हुआ। आप कहेंगे सर हमें किस तरह, कैलकुलेटर तो है नहीं। तो भाई मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ की ट्रिक बताया हुआ स्टूडेंट्स को। मैंने कहा कि याद रखना है कि log 1 की वैल्यू याद रखना 0 होता है, log 2 जो होता है 0.3 होता है, log जो 3 होता है 0.47 होता है, जबकि log 5 जो है वो आपके पास 0.7 होता है। ये चार वैल्यूज़ मैंने स्टूडेंट्स को बताई हुई हैं कि आपने याद रख लेनी है। जबकि बाकी आप log 4 है तो 2 × 2 से कर सकते हैं, 6 है तो 2 × 3 से कर सकते हैं, 9 है तो 3 × 3 से कर सकते हैं। अगर log 10 है तो वैसे log 10 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये देखें log 5 की वैल्यू 0.7 है, तो log 5 ये हो गया 0.7। अब क्योंकि जो पावर होती है ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस आ जाएगा, -4। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास -0.7 -4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो 0.7 में से -4 निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा 3.3। 3.3, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है लेकिन बड़ी रकम के साथ आपकी माइनस है, तो ये -3.3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 3.3। ये आपकी निकल चुकी है पीएच। पीएच आपकी आती है 3.3, लेकिन सवाल में पूछा गया पीओएच, तो वेरी सिंपल, पीओएच जो है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि पीएच जमा पीओएच इज इक्वल टू 14। ये रूल आपने पढ़ रखा होगा। तो पीओएच निकालना है तो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच। तो 14 में से 3.3 निकालें आप, माइनस करें तो आपका आंसर बेटा जो बनेगा 10.7। दिस वॉज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में 10.66 दिया गया है। बीटा इज द करेक्ट आंसर है। ये थी जी आज की प्रॉपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री पोर्शन का। अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बहुत ही सिंपल पोर्शन था, देखते ही बंदा बता देता है, जिसने मैट्रिक एफएससी का स्टूडेंट भी बता सकता है। स्टीरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू रिमूव माइक्रोब्स। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हीमोग्लोबिन, दिस इज द
प्रोटीन नेचर होती है। लिपिड आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स के बने होते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई दिस इज कॉल्ड द माइकोलॉजी से कहा जाता है, वेरी सिंपल। फ्लूइड इनसाइड द सेल दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह NADH यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस्ड होती है, जहर हो रही होती है। RNA इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दिस इज कॉल्ड द RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूजेस द न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल DNA, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ DNA का सेगमेंट है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन जो है वो हेरिडिटी का यूनिट है। ऑप्टिमम pH ऑफ इंजाइम इन ह्यूमन दिस इज कॉल्ड 7 कहते हैं इसको, 7 ऑप्टिमम pH होती है इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अब उर्दू की 5 MCQ गिवन थी। मांग उजाड़ना का मतलब होता है, मांग उजाड़ना बेवा होना, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कुनाया के मैनी है पोशीदा, बहुत ही सिंपल है। नावल आंगन में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये तकसीम हिंद के बारे में है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बिछड़ा की मोनस क्या होती है, बिछिया, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। वो हरूफ जिस किसी वजह से ये सबक को जहर करें उनको हरूफ इल्लत कहा जाता है, हरफ इल्लत। तो ये आंसर थे आज के इस उर्दू पोर्शन के। अब हम मूव करते हैं जीके पोर्शन की तरफ। द पर्पज ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, तो इसका मेन पर्पज जो था टू सेपरेट द स्टेट ऑफ मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन खैबर पख्तूनख्वा, तो इसमें आपके पास जो आंसर है वो 145 है। टोटल 145 सूबाई मेंबर्स हैं KPK असेंबली में। मदीनान सूरज आर प्राइमरीली अबाउट, तो ये लीगल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज को डिस्कस करने के लिए डिस्कस करती हैं, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 34 है रिदा वार अंडर हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज प्राइमरीली अगेंस्ट, ये मुनाफिकीन और जो झूठे लोग थे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, या आप उसको कह लें कि जो खुदाई दावा करते थे उनके खिलाफ ये जंग हज़रत बकर सिद्दीक ने लड़ी थी, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पेडागोजी की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दिस इज कॉल्ड दी कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है इसको, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द मेथड ऑफ हाई ऑर्डर लर्निंग, सबसे बेस्ट मेथड जो लर्निंग के लिए है वो डिस्कशन मेथड है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि उसमें जो स्मॉल ग्रुप होता है या माइक्रो टीचिंग आप उसको कहते हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्कशन जो प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इंपॉर्टेंट पोर्शन है। विच सेंटेंस कंटेन इन्फिनेटिव करेक्टली आफ्टर एनएफ, एनएफ के बाद जो इन्फिनेटिव वर्ब यूज हो रही है, टू रीच, ये देखें दिस इज दी एनएफ और इसके बाद जो है वो टू रीच यूज हो रही है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर था। एनएफ के बाद यूज्ड आफ्टर एनएफ। विच सेंटेंस कंटेन जेरेंड, जेरेंड यूज कर रहा हो सेंटेंस और इम्पर्सनली यानी कि एज अ पर्सन या नाउन के तौर पे वो यूज ना हो रहा, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि बाकी ऑप्शंस में यूज हो रहा है। तो कंसीडरिंग द सिचुएशन, इस केस में जो जेरेंड यूज हो रही है दिस इज नॉट एज अ पर्सन, तो इम्पर्सनली हो रही है, तो वी कैंसल द ट्रिप, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 39 की तरफ मूव करते हैं। शी सेड दैट शी हैड फिनिश, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट आपने बताना था, ठीक है। तो इसमें देखें तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, ये जो शी यूज़ हो रहा है ये फर्स्ट पर्सन की जगह पे यूज़ होता है, और हैड अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उससे प्रीवियस सेंटेंस में आपके पास हैज़ या हैव यूज़ होगा, लेकिन आई के साथ हैव यूज़ होगा। तो शी सेड आई हैव फिनिश्ड, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे माई यूज़ होगा, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो दिस इज द करेक्ट, इसका ऑप्शन है। 40 पे चलते हैं। पैसिव वॉइस है। The decision was made by the committee yesterday. The committee made the decision. Past indefinite में second form आपने यूज करनी है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। The committee made the decision yesterday. अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Which sentence contain a gerund, जिसमें gerund मौजूद हो, following the possessive pronoun यूज हो रहा हो, possessive pronoun को फॉलो कर रही हो, तो यहाँ पे देखें तो हेज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है और आगे उसकी जेरेंड फॉर्म यूज हो रही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन था जो कि करेक्ट था। बाकी ऑप्शन मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द लॉ केम इनटू, यहाँ पे प्रपोजिशन जो यूज होती है इनटू यूज होगा। द लॉ केम इनटू इफेक्ट, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस गेट अराउंड टू, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट अराउंड टू के बाद याद रखिएगा नाउन यूज होता है या फिर जेरेंड फॉर्म यूज होती है,
ये नोट कर लें, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। गेट अराउंड टू फिनिशिंग, गेट अराउंड टू वर्किंग, तो ये इस तरह का अगर ऑप्शन था तो गेट अराउंड टू फिनिशिंग, दिस वाज द करेक्ट आंसर। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश पोर्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बना रहा है, नोट कर लें, जेरेंट, जो कि केपी के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भरी पड़ी एग्जाम्पल्स, जेरेंट, इसके अलावा पैसिव वॉइस, पैसिव पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसकी कंप्लीट जो सीरीज़ है, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जेरेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ग्रामेटिकल यूज, ये सारी हमारी 14-15 लेक्चर की जो सीरीज़ है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसी तरह प्रेपोजिशन, तो ये हार्ड टॉपिक्स हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ले रहा है, जेरेंट, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम, तो यहाँ से वो क्वेश्चन ले रहा है, तो इनको ज़रूर अच्छे तरीके से वर्क करें। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और एमजेएस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।